हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू में बायोलॉजी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम बायोलॉजी का पार्ट नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 12 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया है और 12 गुना 30 तो 360 क्वेश्चंस, 360 नहीं 340 क्वेश्चन तक मैंने अपलोड जो है वो किया है। कुछ ऐसे सेट्स थे जिनमें 30 क्वेश्चंस मैंने अपलोड नहीं किया था, तो इस सेट को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जो 341वां नंबर का प्रश्न है उससे शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको ये सारे वीडियोस जो है वो एक जगह बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू सीरीज करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पे मिल जाएगी। इस पीडीएफ को यदि आपको बाई करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का पीडीएफ होता है, आप सैंपल भी देख सकते हो। और पहला जो प्रश्न है उससे शुरुआत करते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ह्यूमन किडनी में, वो कितना होता है। मानव गुर्दे की कोशिकाएं जो होती हैं उनमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी होती है। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें मुख्य रूप से जो है वो दो भागों में उनको बांटा जाता है। ह्यूमन जो सेल होता है उनको दो पार्टों में बांटा जाता है, ह्यूमन सेल को। तो ह्यूमन सेल जो होता है उनको दो पार्टों में बांटा जाता है। पहला पार्ट जो होता है वो सोमैटिक होता है, सोमैटिक सेल होता है। दूसरा पार्ट जो होता है उसको जर्म सेल बोलते हैं, या तो आप जर्मेट्स भी उनको कह सकते हो, गैमेट्स पर बोल सकते हो। गैमेट्स उसको कहा जा सकता है, या तो जर्म सेल बोल लो या तो गैमेट्स कहो। जर्म सेल मतलब जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं, और सोमैटिक सेल मतलब कायिक कोशिकाएं, कायिक कोशिकाएं। तो ये दो प्रकार की जो मुख्यतः जो है वो मानव शरीर में मुख्यतः दो भागों में इनको बांट दिया जाता है सेल के आधार पर। तो इसमें जो किडनी हो गया, लीवर हो गया और स्किन जो हो गया, ये सब जो कोशिकाएं होती हैं वो सोमैटिक सेल में आती हैं। सोमैटिक सेल में क्या क्या आएगी, तो सोमैटिक सेल में किडनी आ जाएगी, लीवर आ जाएगी, स्किन आ जाएगी। लेकिन वहीं जर्म सेल की बात करेंगे तो जर्म जो सेल होता है उसमें केवल और केवल जो है वो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो सब आते हैं। ठीक है, तो मनुष्य की जो प्रत्येक कायिक कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी कायिक कोशिकाएं हैं, उनमें टोटल जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है और 23 जोड़ी होती है। 46 होती है और 23 जोड़ी होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, सोमैटिक सेल्स होती हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो टोटल जो क्रोमोसोम की बात करें वो 46 होता है। 46 जो है वो टोटल क्रोमोसोम जो है वो होता है। इस 46 में से क्या होता है, 46 मतलब कितना, तो 46 मतलब 23 जोड़ी, 23 पेयर्स। अब इस 23 पेयर को भी दो पार्टों में बांटा जाता है, 23 पेयर्स को भी दो पार्टों में बांटा जाता है। जो 22 पेयर्स होते हैं और फिर जो है वो एक पेयर होता है, ऐसे करके। तो 22 पेयर जो होते हैं, 23 जोड़ी जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें से जो 22 जोड़ी कोशिकाएं होती हैं, 22 पेयर के जो सेल्स होते हैं, उनको जो है वो ऑटोसोम्स कहते हैं, जो कि शरीर की संरचनाओं को तय करते हैं। ये क्या है, तो ये ऑटोसोम है, ऑटोसोम है। हिंदी भी ऑटोसोम होता है, अंग्रेजी भी ऑटोसोम होता है। और इसका काम क्या होता है, तो ये ऑटोसोम जो होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को बनाता है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, जो शरीर की संरचना होती है उसको जो है वो तैयार करता है। लेकिन उसके बाद जो एक पेयर बचा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं कि ये सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, ये जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, लिंग गुणसूत्र है। और यही लिंग गुणसूत्र जो है वो क्या होता है, तो एक्स वाई होता है। ऐसा समझो, ये जो लिंग गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई होता है और एक्स एक्स होता है। तो मेल लिखो और फीमेल लिखो, तो मेल में जो है वो एक्स वाई होता है, फीमेल में जो है वो एक्स एक्स होता है। यदि जो जाइगोट बनता है, यदि जो जाइगोट बनता है वो दो तरीके से बनेगा। पहला जो जाइगोट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि यहां से भी एक्स आ जाए, फीमेल पार्ट से भी एक्स आ जाए और मेल पार्ट से भी एक्स आ जाए। दूसरा बनेगा कि मेल पार्ट से वाई आ जाए और फीमेल पार्ट से एक्स आ जाए। तो वैसी कंडीशन जब वाई आता है ना, तो वाई क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि बेबी जो होगा वो बॉय होगा, और एक्स क्रोमोसोम जब रहता है तो वो जो है वो गर्ल होगा। तो
कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है? वो मेल डिसाइड करता है, सेक्स। ठीक है। अब चूंकि जो गुर्दा है, गुर्दा मतलब यहाँ क्या है? किडनी है। तो किडनी क्या है? किडनी जो है वो ऑटोसोम में आता है। किडनी जो है वो एक सामान्य कायिक कोशिकाएं हैं, इसीलिए इसमें लुंग गुणसूत्र जो होगा वो केवल और केवल वन पेयर होगा। कितना होगा? वन पेयर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाओगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाओगे। तो ध्यान रखिएगा। बाकी हमने बता दिया। हाँ, यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखना होगा कि जो सोमैटिक सेल होती हैं, सोमैटिक सेल जो होती हैं, यहाँ पे क्या याद रखना है कि सोमैटिक सेल जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। वो जो है वो डिप्लॉयड होती हैं, मतलब गुणसूत्र जो उनके होते हैं वो 2n होते हैं। डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड मतलब उनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो 2n होते हैं। टोटल कितना हो जाएगा? तो कुल जो है वो 46 होते हैं डिप्लॉयड। वहीं बात करें हम जो जर्म सेल की बात करें कि जर्म सेल जो है वो क्या होता है, तो जर्म सेल जो होता है वो हिप्लॉयड होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। हैप्लॉयड क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। जर्म गुणसूत्र जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड कहने का मतलब कि ये केवल और केवल एन होता है, ये दुगना नहीं होता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा। ठीक है। महिलाओं का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो मैंने बता दिया, एक्स एक्स होता है, पुरुषों का एक्स वाई होता है। गुणसूत्र जो होता है वो कहाँ होता है? तो गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र को गुण सूत्र, या तो इसको आप क्रोमोसोम कह लो। गुणसूत्र जो होता है वो क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है? यहां से सीधे लिख देता हूं। गुणसूत्र जो होता है वो डीएनए, डीएनए पेंटोज शुगर जो है वो डीएनए होता है। डीएनए में पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन वाला शुगर होता है। डीएनए और एक प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है हिस्टोन। हिस्टोन, हिस्टोन जो प्रोटीन है उससे मिलकर ये बना होता है। यदि मैं इसके स्ट्रक्चर को आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ये क्या है? तो ये जो है वो हिस्टोन प्रोटीन है। अब इसी हिस्टोन प्रोटीन पे ना ऐसे ऐसे जो है वो डीएनए जाल की तरह जो है वो पकड़ा हुआ रहता है। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन जो है वो होते हैं। 8 ही के पेयर में जो है वो चलता है। आगे इस बारे में और डिटेल से हम बात कभी कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट सवाल है, उसकी ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र पर जिन की खाली स्थान व्यवस्था होती है। गुणसूत्र जो होता है वो उन पर जिन जो है वो कैसे व्यवस्थित होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। जिन जो है वो अनुवांशिकी का फंडामेंटल यूनिट होता है, भौतिक और कार्यात्मक इकाई होता है। ये जो है वो डीएनए का सेगमेंट होता है। ठीक है, जिन जो है वो क्या है? आपको ये जीन्स जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा? तो जीन जो है, पहली बात तो ये फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट है। ये जीन जो है वो किसके अंदर देखने को मिलता है? तो जीन जो है वो डीएनए के अंदर देखने को मिलता है। डीएनए जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो डीएनए जो है वो क्रोमोसोम के अंतर्गत देखने को मिलता है। गुणसूत्र के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। गुणसूत्र जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको दो जगह देखने को मिलेगा। या तो आपको न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा, या तो आपको न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। यही दो जगह जो है वो डीएनए पाया जाता है, ह्यूमंस की बात करूं तब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो साइटोलॉजी है और जो जेनेटिक्स है उनके अनुसार हम बात करें तो क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम पर जिन एक जो है वो सीधी रेखाओं में होती है। ठीक है, लीनियर जो रेखाएं हैं उनमें जो है वो डीएनए आपको मिल जाएगा, जिन जो है वो मिल जाएगा किस पर? तो वो जिन जो है वो डीएनए पर। ऐसे बात करूं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को ही लेके समझते हैं तो ज्यादा आसान है। थोड़ा सा फिगर भी बनाना मुश्किल होता है।
इस तरीके का कोई डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वॉटसन एंड क्रिक ने जो दिया था। तो इस पे जो जिन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि जिन जो होते हैं वो लीनियर होते हैं। वो इस तरीके से सीधा एकदम जिन होते हैं। कैसे होते हैं? वो लीनियर होते हैं। लीनियर होते हैं। कैसे होते हैं? लीनियर, रैखिक होते हैं। ध्यान आपको रखना होगा, रैखिक होते हैं। ठीक है। तो यदि आप मान लो कि क्रोमोसोम जो है वो एक धागा है, तो उस धागे पर जो मोती, उस धागे में ऐसे अगर कोई धागा है, तो उस धागे में क्रोमोसोम ऐसे धागा है, मान लिया क्रोमोसोम ऐसे धागा है, तो इस धागे पर जो मोती जैसी संरचना होती है ना, इस धागे पर जो मोती जैसी संरचनाएं होती है, और वो संरचनाएं आपको दिखेगी, वही मोती जो है वो जिन्स कहलाते हैं। ठीक है, वही मोती जो है वो जिन्स कहलाते हैं। और गुण सूत्र पर जीन्स जो है वो विशिष्ट स्थान पर कोई जीन मौजूद होता है, और उससे जो है वो जीन का लोकस जो है वो कहा जाता है। ठीक है। तो गुण सूत्र पर जिस विशिष्ट स्थान पर कोई जीन मौजूद होता है, जो क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम पर यदि कोई जिन अवेलेबल है, तो उसको जो बोला जाता है वो लोकस ऑफ जिन कहा जाता है। लोकस ऑफ जिन जो है वो कहा जाता है। लोकस ऑफ जिन, जिन का लोकस, ध्यान आपको रखना होगा। सवाल ये भी पूछा जाता है कि ये जो जिन शब्द आपको देखने को मिल रहा है, ये जिन शब्द किसने यूज किया था? तो जिन शब्द जो है इसका सबसे पहली बार प्रयोग जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने इसका यूज जो है वो 1909 में किया था, जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड मार्ले मिंटो सुधार आया था तब। मोंटेग्यू तो 1919 में आया था। ठीक है। अब यही जो जिन है, इस जिन को मेंडल क्या बोलते थे? तो मेंडल ने इस जिन को जो है वो फैक्टर कहा था। हिंदी में कारक और अंग्रेजी में फैक्टर। दोनों सवाल जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। टीएच मॉर्गन जो है उसने एक मक्खी होती है जिसको बोलते हैं ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला जिसको फल मक्खी कहा जाता है, तो उस ड्रोसोफिला जो मक्खी है उस पर टीएच मॉर्गन ने शोध किया था। ठीक है। किसने शोध किया था? तो टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ने शोध किया किस मछली पर, किस मछली बोल रहा हूं, मक्खी पर। तो मक्खी जो था उसका नाम था ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला नाम की मक्खी जो होती है उस पर जो है वो शोध किया, फ्लाई जो है उस पर शोध किया। और इस शोध करने के बाद उन्होंने सिद्ध किया कि जो जिन गुणसूत्रों पर रैखिक क्रम में स्थित होते हैं, ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे दिखाया था। तो ये जो है वो टीएच मॉर्गन ने ही लीनियर व्यवस्थित होता है ये बताया था। तो टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिलिया पर शोध करने के बाद क्या बताया? तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया कि गुण सूत्रों पर रैखिक क्रम में वो अवस्थित होते हैं। तो कभी ये पूछ भी लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस टीएच मॉर्गन ने ही दिया था। ध्यान आपको रखना है। तो जिनों की व्यवस्थिति लीनियर होती है। जिन जिस स्थान पे होता है उसको लोकस बोला जाता है। जिन जो शब्द है वो जोहानसन ने दिया था। गुण सूत्र जो है वो डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन है उससे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट सवाल है कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या है? व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी में आपको देखने को कहाँ मिलेगा? तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो हमारे ब्लड में देखने को मिलता है। ह्यूमन जो ब्लड होता है उसमें देखने को मिलता है। और शरीर में पाया जाने वाला ये जो है वो, ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है वो ब्लड और शरीर में पाए जाने वाला जो फैट होता है उसमें उसका ये सामान्य प्रकार है। तो हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड जो है वो ब्लड और शरीर में पाया जाने वाला जो फैट होता है, या तो आप इसको लिपिड्स बोल लो, फैट या फिर लिपिड, और हिंदी में तो वसा ही कहेंगे। ठीक है।
तो इसका सबसे जो है वो सामान्य प्रकार होता है, जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, जिनको शरीर को तुरंत आवश्यकता नहीं होती है, उनको क्या करता है कि उनको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है, और ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करके हमारा जो एडिपोज टिश्यू होता है वहां पे उसको जमा कर लेता है। तो हमने कुछ खाना खाया, हमने जो है वो फूड लिया, फूड से हमें जो है वो क्या मिला, हमें जो है वो फूड से कैलोरी मिली, लेकिन जितना कैलोरी हम यूज कर सकते थे उससे ज्यादा हमको मिल गया। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज थी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम स्टोर कर लेंगे, और उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो ये स्टोर जो किया जाता है वो जो है वो स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में, तो एडिपोज टिश्यू के रूप में। एडिपोज जो टिश्यू होती है, एडिपोज टिश्यू और हमारा जो लीवर होता है वहां पे उसे जो है वो स्टोर किया जाता है। तो स्टोर किया जाता है एडिपोज टिश्यू में, जो त्वचा है उसके नीचे, और उसी के साथ साथ हमारा जो लीवर होता है वहां पे भी स्टोर जो है वो इसको कर लिया जाता है। स्टोर करने का फॉर्म जो है वो ग्लाइकोजन होता है, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाता है, और जब भी शरीर को दो भोजन के बीच ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मान ले आपने 1 बजे खाना खाया, फिर 6 बजे खाना खाया, तो बीच में अगर एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो इसी ट्राइग्लिसराइड को तोड़ेगा, जो आपने जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखा है, इसी को तोड़ता है। तो यही ऊर्जा जो है वो आवश्यकता होती है। तो हार्मोन जो है वो इन ट्राइग्लिसराइड को ऊर्जा के लिए मुक्त करती है। और रासायनिक रूप से ये जो है वो क्या है, तो ये जो है वो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड का ये एक चेन होता है जिससे जुड़ा होता है, इसीलिए इसे ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या है, तो यहाँ पे एक ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ। ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या है, तो एक जो है वो ग्लिसरॉल है, एक जो है वो ग्लिसरॉल है, और उसी के साथ साथ 3 जो है वो फैटी एसिड है, फैटी एसिड्स है। तब जाके ये जो है वो ग्लिसरॉल कहलाता है, ट्राइग्लिसरॉल तभी इसको कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है, जिसको एलपीटी कहा जाता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड का स्तर भी मापा जाता है। ठीक है। तो ये जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, एलपीटी जो होता है, इसमें ट्राइग्लिसराइड को भी मापा जाता है, ट्राइग्लिसराइड को भी मापा जाता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी मापा जाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी मापा जाता है। ध्यान आपको रखना है। यदि ब्लड में ट्राइग्लिसराइड जो है वो हाई लेवल पर चला जाता है, यदि ब्लड में ये हाई लेवल पर चला गया, ब्लड में यदि हाई लेवल पर चला गया तो हार्ट अटैक आने के खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ब्लॉक हो जाता है कोरोनरी आर्टरी। हार्ट डिजीज आपको देखने को मिल सकती है, डिजीज जो है वो उसका खतरा बढ़ जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि ट्राइग्लिसराइड का स्तर जो होता है वो 150 mg पर डेसिमल होना चाहिए, 150 mg पर डेसिमल जो है वो होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये सब सवाल कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये तो 65 जो बीपीएससी है उसका ये सवाल है, तो समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला जो कैटलिस्ट होता है उसको आपको बताना है। ठीक है, शरीर के अंदर जो ब्रेक डाउन करता है वो कौन सा है, तो देखो ब्रेक डाउन करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, हॉर्मोन्स नहीं होते, एंजाइम्स होते हैं, और कई सारे जो है वो गैस्ट्रिक जूस आपको मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो कैटलिस्ट के रूप में जो है वो ये एंजाइम जो है वो काम करते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन्हें कहा जाता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो उनको तोड़ के ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है और फैटी एसिड है, उनमें कन्वर्ट करना होगा।
जैसे आप जो है वो खाना खाते हो तो आपको कार्ब्स जो होते हैं उनसे एनर्जी मिलती है, आपको जो है वो प्रोटीन होते हैं उनसे एनर्जी मिलते हैं, और आपका जो है वो फैट होता है उनसे एनर्जी मिलता है। ये सब जो है वो आपको क्या देता है, ये सब जो है वो आपको कैलोरीज देती है, आपको एनर्जी देती है। ये क्या करेगा, एनर्जी देती है। लेकिन वही मैं बात करूं कि कौन सी चीजें आपको एनर्जी नहीं देती है, तो आपको वाटर जो है वो एनर्जी नहीं देती है, आपको मिनरल्स जो है वो एनर्जी नहीं देती है, मिनरल्स एनर्जी नहीं देती है, आपको विटामिन्स एनर्जी नहीं देती है, विटामिन्स एनर्जी नहीं देती है, तो वाटर मिनरल विटामिन्स ये सब आपको एनर्जी जो है वो नहीं देती है, ये ध्यान आपको रखना होगा। तो आपको कितना भी आप वाटर पी लो आपको 0 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। लेकिन वहीं कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज होता है। प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है। और फैट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो यही सब ब्रेकडाउन जो होता है इसके लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। एंजाइम नहीं रहेगा तो ये ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है। यदि आप कार्ब्स खाते हो, 1 ग्राम कार्ब्स खाते हो, तो 1 ग्राम यदि आप कार्ब खाते हो तो आपको जो है वो 4 किलो कैलोरीज जो है एनर्जी मिल जाएगी। यदि आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो आपको 4 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी मिल जाएगी। यदि आपको फैट खाते हो 1 ग्राम, 1 ग्राम फैट खाने से आपको 9.2 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी मिल जाएगी। जो कार्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए काम आते हैं, इंस्टेंट एनर्जी के लिए काम आते हैं। और ये जो फैट्स होते हैं, फैट्स जो होते हैं वो स्टोर्ड एनर्जी के रूप में काम आते हैं, स्टोर्ड एनर्जी के रूप में काम आते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो स्टोर्ड एनर्जी और इंस्टेंट एनर्जी सवाल पूछा जाता है। जैसे कि लार में एमाइलेज एंजाइम होता है ना, जैसे लाइपेज एंजाइम फैट को पचाता है, पेप्टोन जो है वो प्रोटीन को पचाता है, ऐसे ही कई सारे जो है वो एंजाइम जो है वो देखने को मिलते हैं। सभी जो एंजाइम होता है वो मुख्य रूप से आपको प्रोटीन से ही बने मिलेंगे, लेकिन आपको जो है वो एंजाइम किससे बना होता है, तो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। लेकिन एक्सेप्शन, बोलता हूं ना एक्सेप्शन जरूरी है। तो इसका अपवाद क्या है, अपवाद क्या है, कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलकर नहीं बना हुआ है। तो एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है राइबोजाइम, ये आरएनए से मिलकर बना होता है, उसको बोला जाता है राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स जो एंजाइम होते हैं ये आरएनए का एंजाइम होता है, तो इसमें प्रोटीन ना होकर आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स जो होते हैं वो लॉक एंड की मॉडल पर काम करते हैं, यानी एक विशिष्ट एंजाइम जो होता है वो केवल और केवल एक विशिष्ट जो सब्सटेंस होते हैं, जो भोजन होते हैं उन्हीं को तोड़ सकता है। जैसे लाइपेज जो है वो केवल और केवल फैट को तोड़ सकता है, ठीक है। तो हर प्रोटीन का अपना जो है वो काम आएगा। पेप्सिन जो है वो केवल और केवल जो है वो क्या बोलते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने में काम आएगा। तो इसको जो है वो लॉक एंड की मॉडल कहा जाता है। तो एंजाइम जो होते हैं वो लॉक एंड की मॉडल पर काम करते हैं। एंजाइम जो वर्ड है उसको सबसे पहले किसने यूज किया था, तो एंजाइम वर्ड को सबसे पहले कुहने ने यूज किया था, विल्हेम कुहने। एंजाइम जो वर्ड है उसको किसने यूज किया था, तो कुहने, विल्हेम, विल्हेम कुहने। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है यहां से, ठीक है।
बाकी ऑप्शंस की बात करें कि क्या क्या और पूछा जा सकता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस होता है जिसका साबुन बनाने में यूज होता है। ठीक है। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और शरीर में जो ग्रोथ्स हैं, शरीर का जो डेवलपमेंट होता है उनमें काम देता है। और डाइल्यूटेड HCl जो होता है, डाइल्यूटेड HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिडिक मीडियम में काम करता है। ठीक है। ये जो है वो एसिड होता है और पेट को अम्लीय ये बनाता है, अम्लीय बनाता है, उसी के साथ साथ ये बैक्टीरिया को भी मारता है। और ये अम्लीय क्यों बनता है? तो ये अम्लीय इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहां जो पेप्सिन जो एंजाइम होता है, वो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इस कारण से पेट को अम्लीय बनाया जाता है। अब जब पेट को अम्लीय बनाते हैं, स्टोमक को अम्लीय बनाते हैं, तो स्टोमक जलता क्यों नहीं है? तो वहां पे म्यूकस नाम का एक लेयर होता है, वहां पे गॉबलेट सेल, ऑक्जेंटिक सेल, कई सारे सेल्स होते हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे कभी और आएगा तो। बाकी अभी के लिए आपको याद रखना होगा। ठीक है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसको एमाइलेज बोलते हैं। ठीक है। आपको जो है वो प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, फैट को पचाने वाला लाइपेज हो गया। आपको ये एकदम नोट करके याद रखना है कि बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस जो होता है वो एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में क्या होता है? तो मानव शरीर में 70% के आसपास वाटर जो है वो होता है। इंपॉर्टेंट है। 60 से 70% जो है वो वाटर हमारे शरीर में जो है वो होता है। हमारा जो कोशिका के अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है उन सब में होता है, हमारा जो पसीना है उनसे बाहर ये निकलते रहता है, यूरिन है उसके माध्यम से बाहर जो है वो निकलते रहता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि पसीने का मात्रा सबसे ज्यादा किस में होता है, तो सबसे ज्यादा पसीना जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में इन्फेंट्स का होता है, जो नवजात शिशु होते हैं ना उनका ये होता है, ध्यान रखना है। जैसे जैसे एज घटती जाएगी तो वो जो है वो पानी का प्रतिशत जो है वो कमते जाता है। ब्रेन में पानी का यूज जो है वो सबसे ज्यादा कौन करता है? तो मानव शरीर का ब्रेन और हार्ट जो है तो है, ब्रेन और हार्ट जो होता है वो बॉडी का लगभग 37%, 73% पानी यूज करता है। 73% वाटर यहाँ पे होता है। लंग्स में लगभग 83% जो है वो पानी होता है। ठीक है। ब्रेन और हार्ट में लगभग 73% पानी, लंग्स में लगभग 83% के आसपास पानी होती है। और यहां तक कि सूखी दिखने वाली जो आपको बोन मिलता है, तो बोन में भी 30% के आसपास पानी मिलता है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें 90 से 92% तक पानी होता है, तो ये ध्यान आपको रखना होगा। सवाल जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? तो आरबीसी से ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाई जाती है। आपको पता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये जो है वो बॉन्ड बनाता है। जब आरबीसी जो है ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा और आरबीसी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बॉन्ड बनाएगा, दोनों बॉन्ड जो है वो टेम्पररी होता है। तो ये जो है वो आरबीसी बनाकर और सेल जो होता है उसको जो है वो ऑक्सीजन पहुंचा देगा, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से जो है वो CO2 को उठाएगा और बॉडी के बाहर जो है वो जाके फेंक देगा। तो आरबीसी के अंदर जो है वो आयरन कंटेनिंग के एक प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन जो है वो कहते हैं। ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो कहा जाता है। तो ये जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर एक जो है वो ऑक्सीजन 4 हीमोग्लोबिन को लेके चलता है साथ में, ये ध्यान आपको रखना है। फिर उसको खून के सहारे लेके जाता है, पूरे शरीर में घुमाता है और वहां से ऑक्सीजन दे देता है और CO2 वहां से लेके और फिर भाग जाता है। ठीक है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी जो होता है वो स्तनधारियों का, उसमें आपको जो मैमल्स का होता है उसके आरबीसी में न्यूक्लियस आपको नहीं देखने को मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया जो है देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अपवाद ऊंट और लामा देखने को आपको मिलते हैं। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है और इसका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। बोन मैरो कहाँ होता है? तो बोन मैरो हमारी हड्डियों में होती है, बड़ी बड़ी हड्डियों में होती है।
पुरानी जो आरबीसी होती है वो मरती है, तो मरने के लिए उसको स्प्लीन में जाके मरती है, प्लीहा में जाके मरती है। इस कारण से प्लीहा जो होता है उसको ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी हॉर्मोन्स मैंने बता दिया। और जो व्हाइट ब्लड सेल जो होता है जिसको ल्यूकोसाइड कहते हैं, ये हमारा फौज की तरह जो है वो काम करता है, इन्फेक्शन से जो है वो लड़ता है। प्लेटलेट जो है वो वहां पे थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम जो है वो करता है। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है? एपिथेलियल टिश्यू जो है वो पाया जाता है। ऐसे सवाल जो है वो बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान आपको रखना होगा कि मानव शरीर के जो ये जो कोशिकाएं, एपिथेलियल जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या है? सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को समझ लो। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो जंतु के शरीर का वैसा टिश्यू होता है जो शरीर की बाहरी सतह जो त्वचा जो है उसको ढकता है। स्किन को ढकता है। ठीक है, ये स्किन को जो है वो ढकता है। और शरीर के अंदर के सभी खोखले अंग जो होते हैं, वैसे अंग जो अंदर से खोखले हो, जैसे कि हमारा जो है वो ट्रैकिया, जैसे कि हमारा स्टोमक, तो ये सब अंदर से खोखले होते हैं ना। तो खोखले जो अंग होते हैं, खोखले अंग, खोखले अंग होते हैं, तो वहां पे ही आपको देखने को मिलेगी कैविटी जो है वो वहां के देखने को मिले, और उसके साथ ही साथ जो अंदरूनी परत होती है उसको देखने को मिलती है। तो स्किन में देखने को मिलेगी। दूसरा जो है वो खोखले अंग, खोखले अंग मतलब कैविटीज जो होती है वहां पे देखने को मिलेगी। तीसरा जो है वो अंदरूनी परत पर देखने को मिलती है, अंदरूनी परत। ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, ध्यान आपको रखना होगा। जैसे बाल हो गया, तो बाल जो है और नाखून जो है वो हमारी जो त्वचा होती है उसका एपिडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस से ये जो है वो बना हुआ होता है, और ये जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस कोशिका है। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस कोशिका है, उससे मिलकर बना होता है। तो ये जो है वो स्क्यूमस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बाल। हेयर जो होता है वो किससे बना होता है? तो स्ट्रेटिफाइड उपकला कोशिका इसको कह सकते हो। उपकला कोशिका स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस, स्क्यूमस एपिथेलियम। एपिथेलियम जो होता है वो चार पार्टों में बंटता है। तो ये कैसा है? तो ये एक एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है। उसके बाद हेयर के बाद जो है वो नोज आता है। तो नाक के अंदर जो नेजल पैसेज होता है वो जो है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम होता है। तो ये भी एक एपिथेलियम का ही पार्ट होता है। नोज जो होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें जो है वो विशेष उपकला कोशिकाएं होती हैं। तो इसको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमिनर। जब हम पढ़ेंगे ना ह्यूमन टिश्यू, तो वहां पे पढ़ा जाता है कि कोलुमनर टाइप का टिश्यू होता है, कोलुमनर एपिथेलियम। तो ये भी एक एपिथेलियम का ही पार्ट है। तो ये दोनों हो गया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। लंग्स की बात कर लेता हूं। लंग्स क्या है? तो लंग्स जो है वो फेफड़े के अंदर की जो वायु थैलियां होती हैं, जिसको जो है वो एल्वियोल जो है वो कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो एल्वियोल होता है उनकी जो दीवारें होती हैं, आंतरिक जो दीवारें होती हैं वो बहुत पतली होती हैं। तो वहां पे सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम की बनी होती है। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, एपिथेलियम है उनकी बनी हुई होती है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, सभी अंग इसी के बने हो, तो एक से अधिक ध्यान आपको रखना है। मानव शरीर जो होता है उनमें चार प्रकार के टिश्यू जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। चार प्रकार के जो है वो टिश्यू होते हैं। पहला जो टिश्यू होता है वो एपिथेलियल होता है। एपिथेलियल होता है। एपिथेलियल मतलब उपकला कहा जाता है। उपकला जो है वो कहा जाता है, जो कि कवरिंग और प्रोटेक्शन जो है वो देता है। दूसरा जो है वो कनेक्टिंग होता है, संयोजी ऊतक जिसमें बोन आता है, कार्टिलेज आता है और ब्लड आता है।
तो इसमें जोड़ने वाला जैसे रक्त हो गया, हड्डी हो गया, ये सब आता है, तो ये कनेक्टिव हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तीसरा जो है वो मस्कुलर टिश्यू होता है, जिसमें मसल जो है वो गति के लिए जितने भी होते हैं, मस्कुलर टिश्यू हो गया। और चौथा जो है वो न्यूरल नर्वस जो है वो टिश्यू होता है, जो कि संदेश भेजने के लिए होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो लिम्फ जो लसिका है उसके संदर्भ में गलत है। तो लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सिस्टम दो चीजें, हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम में दो चीजें चलती है, एक लिम्फेटिक है और एक ब्लड वाला है। तो लिम्फ क्या है? तो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि ब्लड कैपिलरीज से रिश्ता है और ऊतक के बीच जो है वो आ जा सकता है, और यह जो होता है वो रक्त प्लाज्मा के समान ही होता है, और इसमें आरबीसी और बड़े बड़े जो प्रोटीन्स होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो लिम्फ जो है वो परिवहन का काम करती है, तो ये जो है वो सही हो जाएगा। लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का तो काम करती है भाई। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो ऊतकों के बीच जो है वो आ जा सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया। तो लिम्फ जो है वो ऊतक के अतिरिक्त जो है वो तरल और वसा को, जो फ्लूइड होते हैं और जो फैट होते हैं, उनको जो है वो वापस रक्त में लेके आ जाता है। तो लिम्फ जो है वो एक परिवहन के रूप में काम करता है। दूसरा पूछा जा रहा है कि लिम्फ जो है वो प्लाज्मा के समान रंगहीन होता है। तो लिम्फ इज सिमिलर टू द प्लाज्मा एंड कलरलेस होता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, और हमें गलत ढूंढना है, हमारे जो है वो गलत ढूंढना है। तो दो सही हो गया। यहाँ पे कोई भी आरबीसी नहीं होता, इस कारण से ये कलर इसके पास होता ही नहीं है, तो ये कलरलेस हो जाता है, ध्यान आपको रखना होगा। उसके बाद जो है वो डी नंबर देखो, लिम्फ को लसिका वाहिनियों के द्वारा एकत्र किया जाता है। लिम्फ के लिए लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, तो ये भी जो है वो सही हो गया। शरीर में नसों की तरह ही लिम्फेटिक वेसल्स भी का भी एक जाल जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। लिम्फ जो होता है उनमें भारी मात्रा में लिम्फोसाइट्स, एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी जो है वो पाया जाता है, जो कि शरीर के इन्फेक्शन को बचाता है। तो लिम्फ जो होता है वहां पे क्या पाया जाता है? तो ये यहाँ पे लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स जो है वो पाए जाते हैं, तो ये इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। प्लीहा जो होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग है। तो आपसे सवाल पूछा जाए, बिगेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, बिगेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ा जो है लिम्फेटिक ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, वो कौन सा होता है? तो स्प्लीन होता है। स्प्लीन मतलब प्लीहा होता है, आरबीसी का कब्रगाह जो है वही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। लिम्फ जो होता है वो पचित और अवशोषित अमीनो एसिड का वहन करती है, तो नो, ये एब्जॉर्ब नहीं करती है। पाचन के बाद पानी में जो घुलनशील पोषक तत्व होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वो सीधे जो है वो आंत की जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनके द्वारा सीधा जो है वो उनको जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ना कि लिम्फ के पास जो है वो जाता है। ठीक है, तो लिम्फ का ये जो है वो एक विशेष काम होता है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लिम्फ जो होता है वो विशेष रूप से आंत जो हमारी होती है ना, वहां पे एक अंग होता है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, लैक्टियल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है लैक्टियल। ये जो है वो आंत में पाया जाता है लैक्टियल। ये जो है वो फैट के लिए होता है। लैक्टियल्स जो होता है वो फैट के लिए होता है। तो लैक्टियल्स जो होता है वो क्या करता है जी, लिम्फ जो है वो पचे हुए जो फैटी एसिड और जो है वो फैट्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं, इन फैट्स का ये क्या करता है, वो एब्जॉर्बेशन करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसका जो है वो वहन करता है। ठीक है, उसका जो है वो डाइजेस्ट करता है एंड एब्जॉर्ब करता है, उसको कैरी करता है, क्योंकि वसा के बड़े जो अणु होते हैं ना वो सीधे खून में नहीं जा सकते, इसीलिए इन्हें अमीनो अम्ल का वहन कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो लिम्फ जो है वो पचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का वहन करता है, तो ऐसा नहीं है, ये जो है वो फैट का करता है।
फिर जो है वो फैट को बाइल जो है वो इमल्सिफाई करता है, देन जो है वो लाइपेज के द्वारा उसको पचाया जाता है। तो एक बहुत लंबा जो है वो प्रोसेस चलता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। लिम्फ में मौजूद जो कोशिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट्स, वो डब्ल्यूबीसी की तरह काम करता है और हमारा इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अमीनो एसिड और ग्लूकोज जो होता है वो सीधे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है वो स्टोमक से स्टार्ट हो जाता है। हमने काफी डिटेल से डाइजेशन में इन सबको बताया है, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेशन जो होता है वो हमारे पेट से स्टार्ट होता है। पेट में जो जठर ग्रंथियां होती हैं, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होते हैं, वहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो निकलता है। पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में कन्वर्ट करता है HCl जो एंजाइम होता है वो। तो यहाँ से जो है वो पेप्सिन एक एंजाइम है और पहला रसायन है जो जटिल प्रोटीन को तोड़ता है और छोटे छोटे पेप्टॉन्स में बदल देता है, इसीलिए प्रोटीन का पाचन जो है वो आमाशय में होता है। तो पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन को ये जो है वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स जो है उसमें कन्वर्ट कर देता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। स्टोमक में प्रोटीन पचाने के लिए एसिडिक मीडियम जो है वो बनाता कौन है? तो HCl बनाता है। छोटे बच्चों में जो प्रोटीन होता है वो केसीन होता है और उसको पचाने के लिए एक विशेष एंजाइम होता है जो दूध में प्रोटीन केसीन होता है उसके लिए, और वो जो होता है वो रेनिन होता है। प्रोटीन के पचने के बाद वो अपनी सबसे छोटी इकाई जो अमीनो एसिड है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैंने बता रखा है। मुंह में लार होता है, लार में एमाइलेज जो है वो एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट पचाता है। माउथ में जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, कार्ब्स को पचाता है एमाइलेज एंजाइम। छोटी आंत जो होता है वो कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे होता है, प्रोटीन को यहाँ पे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है वो पचाता है। लीवर जो होता है वहां पे बाइल जूस बनता है और फैट का इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। यकृत में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, तो बाइल जो है वो पाचक एंजाइम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है, तो पोस्चर और बैलेंस जो करता है वो कौन सा करता है? तो सेरिबेलम, सेरिबेलम याद रखना है, सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम, ठीक है। तो ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, सबसे जो पीछे का हमारा ब्रेन होता है हिंड ब्रेन, उसका ये पार्ट होता है सेरिबेलम, जिसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। इसका मेन काम ही होता है वॉलेंटरी मूवमेंट को एक्टिव रखना। जो आप सीधा चल पाते हो, साइकिल चला सकते हो, पेंसिल को उठाना, शरीर को बैलेंस रखना, आपकी जो पोस्चर है उसको मेंटेन रखना, ये सब इसी का काम होता है। जब कोई व्यक्ति अल्कोहल पीता है ना, तो वो सबसे पहले सेरिबेलम ही यहाँ पे अफेक्ट होता है, जिस कारण से व्यक्ति जो है वो लड़खड़ाकर चलने लगता है, उसका संतुलन जो है वो बिगड़ने लगता है। यही जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। मानव जो मस्तिष्क होता है उस वजन का, शरीर के वजन का लगभग 2% होता है, लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के आसपास ह्यूमन ब्रेन जो होता है। मानव मस्तिष्क को बाहरी झटकों से बचाने के लिए जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो इस तरीके से होता है, बीच में जो है वो स्पेस रहता है, ये ह्यूमन ब्रेन जो है वो होता है। यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। तीनों लेयर के बारे में बात बाद में करेंगे। तीनों लेयर को एक साथ मिलाकर मेनिंजीज कहा जाता है, मेनिंजेज जो है वो कहा जाता है। इसमें जब स्वेलिंग होती है तभी उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है, एक बीमारी है, मेनिंजाइटिस जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें जो ये ब्रेन हो गया, ये जो है वो ब्रेन हमारा हो गया, बीच में जो है वो गायरस स्कल्सस कई सारी चीजें होते हैं, कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो गया, भूख प्यास हो गया, इन सबको हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि मनुष्य में जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसका क्या काम है? तो देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहीं पे भोजन जो है, हमारा जो फूड है वो लास्टली यहीं पे जो है वो पचकर खत्म हो जाता है। तो मनुष्य में छोटी आंत का काम देखो, फैट को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ जो है वो ऑक्सीजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ओनली विटामिन का एब्जॉर्प्शन। तो ह्यूमन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जहाँ पे हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन जो है वो होता है हमारे बॉडी का।
यहाँ पे पाचन होता है, तो छोटी आंत जो होता है वो वहां पे कंप्लीट डाइजेशन जो है वो होता है। इसके बाद जो है भोजन जो है वो जितने भी उसके न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो गया, ये सब जो है वो ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। तो छोटी आंत के भीतर जो है वो कई सारी दीवारें होती हैं, उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं, जो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और उनको जो है वो विली कहा जाता है। ठीक है, उनको जो है वो विली कहा जाता है, जो कि उनके सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ऐसे यदि अगर ये मान लो कि ऐसे छोटी आंत है ना, तो छोटी आंत पे ऐसे ऐसे उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे उंगलियों जैसी संरचनाएं होती है, जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से हो सके। और ये जो विली है, ये अवशोषण के लिए सरफेस एरिया को बहुत अधिक बढ़ा देता है, जिससे जो डाइजेस्टेड फूड होता है, पचा हुआ जो भोजन होता है, उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सके। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो हमारी छोटी आंत है, वो आहार जो नाल हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल का जो छोटी आंत है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है। छोटी आंत जो है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा डाइजेस्टिव जो ट्रैक है, आहार नाल जिसको कह रहे हैं, उस आहार नाल का लगभग 6 to 7 मीटर, 6 to 7 मीटर जो होता है वो छोटी आंत ही होता है। इसके जो है वो तीन बेसिकली पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तीन पार्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डिओडेनम, डीजे, डीजे, और उसके बाद आई याद रख लिया। डीजे मतलब वही गाना वाला डीजे याद रख लो, उसके बाद आई रख लो याद, काफी है। डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, तीन जो है वो पार्ट इसके होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। ये जो है वो स्टोमक से जुड़ता है, और ये जो है वो इलियम जो है वो किससे जुड़ता है, तो ये आगे चलकर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे जुड़ जाता है। ठीक है। तो पचे हुए भोजन का सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन जो है वो छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, इलियम जो होता है, यहीं पे हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन होता है। हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड। तो हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन कभी भी पूछा जाए तो इलियम में होता है, सबसे लास्ट वाला पार्ट में होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वहां पे पाचन जो है वो नहीं होता है, वहां पे केवल और केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ताकि वाटर जो है वो बर्बाद ना हो जाए, उसको बस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। बाकी ओनली फैट डाइजेशन की यदि हम बात करें, तो ये गलत है, क्योंकि छोटी आंत ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है तो सब कुछ का डाइजेशन होगा, ना कि ओनली फैट का होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऑब्जॉर्प्शन के लिए कोई भी डाइजेशन की थोड़ी आवश्यकता है, ये तो लंग्स और उसके जो एल्वोलाई होते हैं उसके माध्यम से होता है। विटामिन का एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो छोटी आंत जो है वो सभी प्रकार के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला जो होता है वो मैक्रो, और दूसरा जो होता है वो माइक्रो। माइक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज्यादा जो है वो चाहिए, जिनमें होता है कार्ब्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो हमारे बॉडी को ज्यादा चाहिए, जो हमारे बॉडी को ज्यादा चाहिए उसको मैक्रो बोलते हैं। तीसरा जो होता है वो फैट। ये तीनों जो है उनसे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमें कम मात्रा में चाहिए होती है, जैसे कि हमें विटामिन चाहिए, विटामिन चाहिए, जैसे कि हमें मिनरल्स चाहिए, जिसको खनिज आप कहते हो, जो है वो खनिज चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जिसमें विटामिन में देख लो, खनिज में सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब हमको चाहिए। तो ये सब कम मात्रा में चाहिए, और ये जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनसे जो है वो एनर्जी जो है वो नहीं मिलती है। ये ध्यान रखना है, एनर्जी केवल और केवल कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट से ही मिलती है। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है। तो आई होप चीजें आपको यहाँ से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वह स्थान जहां पे शुक्राणु का अंड से सामना होता है, वो प्लेस बताइए जहां पे एक जो है, जो फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, और स्पर्म जो है
वो मेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। तो स्पर्म, स्पर्म जो है वो एग से कहाँ पे मिलता है, एग से कहाँ पे मिलता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो एब से जो मिलता है वो फेलोपियन ट्यूब में मिलता है। कहाँ मिलता है? फेलोपियन ट्यूब में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार इसको डिटेल से चर्चा भी किया है। ये ऐसे एग है, ठीक है। तो एग पे एक बाहरी जो है वो परत रहती है। बहुत डिटेल से मैंने आगे भी पीछे भी इस बारे में बात की है। अब ये एग हो गया, ठीक है, ये एग हो गया। इसमें अपना जो भी कैरेक्टर्स है वो सब कुछ है। अब जो है वो यहाँ से स्पर्म आता है, यहाँ से जो है वो स्पर्म जो है वो आता है। और ये स्पर्म जो होता है वो कई सारे आते हैं, लेकिन केवल और केवल एक ही स्पर्म जो है वो इसको पार कर पाते हैं, और इसको पार करके अंदर जो है वो केवल एक ही जाता है। अगर यहीं पे दो स्पर्म चला जाए तो जुड़वा बच्चा होता है, तीन स्पर्म चला जाए तो जो है वो अलग होता है। मतलब एक जो एग है उसको एक ही स्पर्म जो है वो फर्टाइल करना चाहिए, अदरवाइज जो है वो अदरवाइज जो है वो नहीं। एक एग ही आता है ना, यहाँ पे एक एग और एक स्पर्म ही चलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही एक को दो स्पर्म जो है वो फर्टाइल कर सकता है। तो ये अंदर जाके फर्टाइलेशन जो है वो होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलना जो होता है वो निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन जो है वो कहलाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस मिल जाएगा इसको क्या बोलेंगे? ये फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। फर्टिलाइजेशन, निषेचन इसको कहा जाता है। और यह निषेचन जो होता है वो यूट्रस में नहीं होता, यूट्रस में केवल और केवल बच्चे रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बच्चा, जो इन्फेंट है, वो 9 महीने तक रहता है, 9 माह तक रहता है। तो यूट्रस में नहीं होता, ये जो होता है वो गर्भाशय से जुड़ी हुई नलिका होती है। ऐसे आप देखो, तो ये जो है वो ऐसे नलिका होती है। फिगर उतना मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन जो है उससे समझिए। ये जो दो हैं, ये और ये दोनों जो है वो फेलोपियन ट्यूब जो है वो कहलाते हैं। डिंब वाहिनी जो है वो कहलाते हैं, ओविडक्ट जो है वो कहलाते हैं, और यहीं पे जो है वो फर्टाइल होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो गर्भाशय है, और उस गर्भाशय में आकर ये जो है वो रहता है 9 महीने तक, ठीक है। बाकी ये जो है वो वजाइना कहलाता है। यहाँ पे जहाँ ओपनिंग होती है तो ये वेजाइना जो है वो दिया हुआ है। तो ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है वो फीमेल का वो स्पर्म होता है, और मेल का जो फीमेल का एग होता है और मेल का स्पर्म होता है। ये ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। तो ये फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट जो है वो कहा जाता है, वहीं पे ये होता है। और ओवेरी जो होता है, ओवेरी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक जो है वो पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद एक जो है वो यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ जाता है, और स्पर्म यदि आके इसको फर्टाइल किया तो किया, अदरवाइज एक जो है वो एक जो है वो एक जो है वो हाँ, एक जो है वो खराब हो जाएगा और बाहर जो है वो ब्लड के सहारे निकल जाता है, ठीक है। और स्पर्म जो है वो गया तो गया। स्पर्म का जो टाइमिंग होता है वो 72 आवर का होता है, और एग का जो टाइमिंग का होता है वो 1 दिन के आसपास का होता है, बस, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ओवेरी से अंडा निकलने के बाद जो है वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है, शुक्राणु का वेट करता है। यदि दोनों का मिलन हो गया तो वहां पे जो है वो फॉर्मेशन जो होगा, यदि दोनों यहाँ पे मिल गया तो ये जो बन रहा है ना, इस बनने के प्रोसेस को जाइगोट बोला जाता है। इसको प्रोसेस नहीं, इसको जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। इसको जाइगोट कहा जाता है। और बाद में ये खिसक कर यही जाइगोट जो है वो धीरे धीरे गर्भाशय में आ जाएगा, और वहां पे जो है वो अपना प्रोसेस जो है वो चालू रखता है, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया। और बाकी सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स जो है वो गर्भाशय का निचला जो है वो नैरो पार्ट होता है, जो कि योनि में खुलता है। यहाँ पे सर्विक्स जो है वो ऐसे होता है,
ठीक है, सर्विक्स यहाँ पे ऐसे होता है। और तो ये केवल और केवल एक रास्ता देता है शुक्राणु को, जो स्पर्म होता है उसको, और नहीं। बाकी यूट्रस या फिर वोम जिसको बोलते हैं, गर्भाशय जिसको बोलते हैं, यहाँ पे निषेचन के बाद जो भ्रूण होता है, एम्ब्रॉय जो होता है, वो आता है गर्भाशय की दीवार से चिपकता है, जिसको इम्प्लामेंटेशन बोलते हैं, और पूरे 9 महीने तक बच्चा जो है उसका विकास यहीं पे होता है। बाकी वजाइना जो होता है वो जन्म लेने के लिए वर्थ कैनाल है, और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके लिए काम आता है, ना कि यहाँ पे जो है वो बच्चा जो है वो मतलब जो शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बाकी नसबंदी आपको पता होगा, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, तो नसबंदी जो है उसका आपको अंग्रेजी भी पूछा जा सकता है, स्टरलाइजेशन। भारत जो है वो नसबंदी में सबसे आगे, मतलब सबसे पहले नसबंदी करने वाला भारत ही था, योजना बनाकर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। ये पूछा भी जाता है 1952 में। ठीक है, तो जब महिलाओं का फेलोपियन ट्यूब काट कर बांध दिया जाता है, इसी को यदि काट दिया जाए यहाँ से और बांध दिया जाए, तो एक जो है वो यहाँ से आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो जो है वो एक जब आएगा ही नहीं तो स्पर्म से मिलेगा ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो वो जो है वो ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। और जब जो है वो वास्क डिफरेंस जो मेल का होता है, वास्क डिफरेंस, उसको जब काट दिया जाता है तो उसको वेसेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है जो सवाल पूछा जा सकता है आपसे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्टोपिक हिंदी अंग्रेजी दोनों, और प्रेगनेंसी का आपको पता है। ठीक है, तो कभी कभी जो एम्ब्रॉय होता है वो गर्भाशय में जाने के बजाय क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब में ही डेवलप होने लगता है। यहीं पे फेलोपियन ट्यूब है, वहीं पे डेवलप होने लगता है, जो कि एक जानलेवा स्थिति बन जाती है उस महिला के लिए। ठीक है, उस महिला के लिए यह जानलेवा स्थिति होता है। तो जो एम्ब्रॉय होता है, जो एम्ब्रॉय होता है, जो भ्रूण होता है, उसका डेवलपमेंट जो है वो कहाँ होना चाहिए था, वो यूट्रस में होना चाहिए था। लेकिन यूट्रस में नहीं होके वो जो डेवलपमेंट होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ही होने लगता है, जो कि एक जो है वो जानलेवा बीमारी है, जानलेवा है। तो ऐसे कंडीशन में अबॉर्शन करवाना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बाकी नेक्स्ट सवाल है, उसकी ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा रहा है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन का केंद्र जो है वो क्या है। तो ब्रेन, बहुत आसान सा सवाल है। कोऑर्डिनेशन का केंद्र जो है वो ब्रेन होता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो दो पार्टों में बढ़ता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल कमांड सेंटर होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड है, वो भी रहता है। ठीक है, तो वहीं से चीजें जो है वो कंट्रोल होती है। तो मानव शरीर का सभी हिस्सा जो है वो नर्व्स के माध्यम से जानकारी जो है वो देता है, फिर वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो लाता है, तो वैसे करके चीजें जो है वो चलती है। ह्यूमन जो ब्रेन होता है उसका वेट 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। ह्यूमन जो ब्रेन होता है उसके बाहर तीन परतें होती हैं, तीनों जो परतें होती है, ड्यूरामीटर, पैरामीटर, ऐसे करके, तो उन तीनों परतों को एक साथ जब काउंट करते हैं तो वो मेनिंजीज कहलाता है। और जब मेनिंजीज में स्वेलिंग आती है तो वो जो है वो मेनिंजाइटिस बीमारी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों आता है। और हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन होता है। और लंग्स तो सांस लेने के लिए काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो लैंगर दीपिका जो है वो किस अंग का भाग है। तो वो पैंक्रियास का है। 50 बार इस बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो फिर से इस बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा कुछ भी। ठीक है, बाकी स्टोमिक एचसीएल निकालता है, कई सारी चीजें वहां पे होती है। लीवर जो है वो बाइल जूस निकालता है। पिट्यूटरी जो है वो जो ग्रोथ है, मास्टर ग्लैंड जो है, मस्तिष्क के मास्टर ग्लैंड है, जो कि ग्रोथ और जो अलग अलग हार्मोन्स होते हैं उनको निकालता है। और याद रखिएगा कि बाइल जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, ये बार बार पूछ लिया जाता है। बाकी आपको ग्लूकागन, सोमेटोस्टेटिन और इंसुलिन ध्यान होना चाहिए, मैंने बता रखा है इस बारे में। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है वो ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि ना तो बाहर की पूछ रहा है ना अंदर की पूछ रहा है, तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा, लीवर जो है, यहाँ से
लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ से आ जाएगी। तो यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लेकिन इससे भी बड़ा कौन सा होगा? इससे भी बड़ा होगा स्किन। स्किन भी तो एक हमारा जो है वो ग्लैंड ही है, तो स्किन से बड़ा होगा लीवर। लीवर जो है वो उससे बड़ा स्किन होगा। तो ये ध्यान आपको रखना है। ये जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पैंक्रियाज जो है, ये जो है वो पैंक्रियाज जो है वो सेकंड आ जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी जो है वो ग्रंथि पैंक्रियाज आएगा, ये ध्यान आपको रखना होगा। और आपको लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो थायराइड होता है। थायराइड होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। रीजनरेशन पावर लीवर के पास बहुत ज्यादा होता है, तो लगभग आप 70% हिस्सा भी लीवर का हटा दोगे ना, तो फिर भी वो रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है। शरीर में जो भी यूरिया जो है, जहरीले जो अमोनिया होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो जहरीली जो अमोनिया शरीर में है उसको यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? तो वो यकृत ही करता है। तो उसको ऑर्निथिन साइकिल कहा जाता है। हमने इस बारे में पहले भी बात कर ली है। दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि जो है वो कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, पाचक मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात हो रही है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड दूसरी जो है वो पैंक्रियाज है। दूसरी जो है वो पैंक्रियाज हो जाएगी। तो हमने पहले ही देखा है कि लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी जो है वो ग्रंथि होती है, और उसके बाद जो है वो पैंक्रियाज मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो आपको पैंक्रियाज जो देखने को मिलता है वो लीफ के आकार का देखने को मिलता है, जो अमाशय से सटा हुआ जो है वो होता है। ये ध्यान आपको रखना है। तो लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई। गॉल ब्लाडर जो है वो पीत को बस स्टोर करता है। स्टोमक जो है वो भोजन को मथने और पचाने में जो है वो काम करता है। मिक्स्ड ग्लैंड की बात करें तो वो पैंक्रियाज होता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है। पाचक एंजाइम जो होता है वो जो अग्नाशय से निकलता है, उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो एक लाइपेज आपसे पूछा जाता है। लाइपेज जो है वो फैट के लिए है, और आपको पता होगा कि ये फैट से लाइपेज इस फैट को तभी पचा पाएगा जब वाइल जूस इस फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। दूसरा जो है वो एमाइलेज होता है। एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो कार्ब्स के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। उसके बाद जो है वो ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन के लिए है। ये ध्यान आपको रखना है। अगर इसको याद रखना है तो LAT, लैट से याद रख सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। अब इससे होता क्या है? ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक रेट को। बहुत बार ये एग्जामिनेशन में पूछा गया और मैंने आपको बताया भी है। ठीक है। तो विकल्प बी, और कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, तो दोनों जो है वो सही ही हैं। ये और ये जो है वो दोनों सही ही होगा। थायराइड जो ग्लैंड होता है मुख्य रूप से थायरोक्सिन जो T4 होता है, T4 और T3 दो टाइप के हॉर्मोन्स जो है वो होते हैं। एक होता है T4 जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं, और दूसरा जो T3 होता है उसको ट्राई आयोडो थायरीन जो है वो कहा जाता है। तो ट्राई आयोडीन, इसको लिख ही लो, इसको बोला जाता है, पहले भी मैंने बता रखा है। ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन। और T4 जो होता है वो थायरोक्सिन होता है। T4 जो होता है वो थायरोक्सिन होता है। ये ध्यान ध्यान आपको रखना है। तो इन दोनों का निर्माण जो है वो थायराइड ग्लैंड ही करता है। थायरोक्सिन जो है इसका सबसे मुख्य जो काम हमारे बॉडी में होता है थायरोक्सिन का, ये होता है मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। जो हमारा BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, उस BAMR को जो है वो कंट्रोल करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। ये तय करता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं कितनी तेजी से जो है वो एनर्जी का यूज करेगी, कितनी तेजी से प्रोटीन बनाएगी, शरीर का जो है वो तापमान कैसे नियंत्रित करेगी, और शरीर और मस्तिष्क के जो डेवलपमेंट है उसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन बनाना है उसके लिए एक जो बहुत जरूरी होता है मिनरल, जिस मिनरल को कहा जाता है आयोडीन।
तो आयोडीन मिनरल इसके लिए जरूरी होता है। यदि आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो ग्वाइटर रोग हो जाता है, घेघा रोग जो है वो हो जाता है। और बचपन में यदि थायरोक्सिन की कमी से बच्चे का शरीर या फिर उसका जो है वो मानसिक विकास नहीं होता है तो वो एक बीमारी कहलाती है, जिसको बोला जाता है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म इसमें क्या होता है, तो थायरोक्सिन जो है उसकी कमी हो जाती है। T4 जो है वो हार्मोन थायरोक्सिन है, उसकी कमी हो जाती है, जिससे ना तो बॉडी डेवलप करता है और ना ही उसका मानसिक विकास हो पाता है। तो ये जो है वो ध्यान आपको रखना होगा। तो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करता है, ऑप्शन नंबर ए देखो, तो ये तो इंसुलिन का काम है। ये जो काम है वो इंसुलिन का काम है, ध्यान आपको रखना है। और ग्लूकागन हार्मोन का काम है दूसरा। ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो काम है, ये जो है वो बीटा सेल से निकलती है, ये जो है वो अल्फा सेल से निकलती है, और एक डेल्टा सेल भी होती है। डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन निकलता है। सोमैटोस्टेटिन निकलता है, हमने बता दिया है। गर्भाशय को बनाए रखना, गर्भाशय को बनाए रखना, तो ये काम इसका थोड़ी है। गर्भाशय को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो निकलता है। टेरोन हार्मोन जो है वो गर्भाशय को बनाए रखने के लिए, इसी कारण से इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इसी को जो है वो प्रेगनेंसी जो किट चेक करने के लिए होता है ना, उसमें इसी हार्मोन को पहचाना जाता है कि है या फिर नहीं है। नेक्स्ट सवाल, कल ही मैंने लव डब ध्वनि के बारे में बताया था, ठीक है। जब हार्ट में पढ़ा रहा था अपने बैच में, तो वहां पे लव और डव जो ध्वनि है उस बारे में बताया था कि ये जो ध्वनि है वो क्या है। तो ये हार्ट के द्वारा ये जो है वो ध्वनि उत्पन्न होता है। कब होता है, तो लब और डब जो ध्वनि होती है वो जनरेट होता है। वो जो जनरेट होता है लब और डब ध्वनि, वो हमारा वॉल्व्स बंद होता है। हमारे जो हार्ट होता है ना, हार्ट में 4 प्रकार के वॉल्व्स होते हैं। ये हमारा हार्ट है, जिसमें 4 चैम्बर्स हैं। ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है वो वॉल्व्स होते हैं। यहाँ पे जो वॉल्व होता है उसको ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो कहा जाता है। यहाँ पे जो वॉल्व होता है उसको बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया। बाकी यहाँ से एक जो है वो वॉल्व निकलता है ब्लड को भेजने के लिए पूरे बॉडी में, और एक वॉल्व जो है वो यहाँ से निकलता है लंग्स के पास ब्लड को भेजने के लिए, ठीक है। इधर साइड जो है वो प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड जो होगा, और इधर साइड जो होगा वो इम्प्योर ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड जो है वो होगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहीं पे ये जो वॉल्व्स होती है ना, ये वॉल्व्स जब बंद होती है, ये वॉल्व्स जब होती हैं वो क्या करती हैं, तो एक तरफ जाने का केवल रास्ता है, ये बैक फ्लो को रोकती है। यदि ब्लड ऐसे आ रहा है तो इसको बस यहाँ आना है, इसको लौटना नहीं है। लौटेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो उस वॉल्व जो है वो रोकता है। तो लब और डब जो ध्वनि है ना, यही वॉल्व जब बंद होता है ना, तब ये जो है वो जो है वो बनता है, तभी ये आवाज जो है वो करती है। तो जब इस ध्वनि को हम कैसे सुन सकते हैं, तो इसको सुनने के लिए हमको स्टेथोस्कोप जो है वो छाती पे लगाना पड़ता है, तो इस ध्वनि को हम सुन पाते हैं और देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हार्ट जो है वो काम करता है। तो लव जो ध्वनि होता है, इसको सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये फर्स्ट ध्वनि है। सबसे पहले हार्ट में आपको यही लव ध्वनि जो है वो सुनाई देगी, ठीक है। ये हृदय के जो वेंट्रिकुलर सिकुड़ता है तभी ये आता है, और एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वॉल्व होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जोर से बंद होता है, ताकि खून जो है वो पीछे ना जाए। तो ये जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो बंद होता है, तब होता है। तो वॉल्व जो है वो बंद होता है तब ये होता है, और वो भी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों, त्रिवलनीय कपाट और द्विवलनीय कपाट दोनों बंद होते हैं, तब ये जो है वो होता है ध्वनि, ठीक है। दूसरा जो ध्वनि आती है ये तब आती है जब निलय जो है वो आराम करता है, और धमनियों का मुहाने पर लगा जो सेमी लूनर वाल्व जो है वो बंद होता है। तो यहाँ पे ये जो सेमी लूनर वाल्व होता है, दो होता है, मैंने बताया ना, यहाँ और यहाँ। जो जो एक जो है वो पल्मोनरी होता है, जो यहाँ से लंग्स के पास लेके जाएगा ताकि इम्प्योर ब्लड प्योर हो सके, और यहाँ से पूरे बॉडी ऑर्गन के पास अरोटा के माध्यम से लेके जाएगा।
तो ये जो है वो सेकंड ध्वनि होती है, ये भी बंद होने पर ही निकलती है, ये ध्यान रखना, खुलने पर कोई भी नहीं निकलती है। और यहाँ जो निकलती है वो सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार जो वाल्व होती है उससे, सेमी लूनर जो वाल्व होती है उससे ये निकलती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बार बार ये एग्जामिनेशन में आते रहता है लव और डब ध्वनि के बारे में। हार्ट ममरिंग क्या होता है? तो यदि हृदय का वाल्व जो है वो खराब हो जाता है और खून जो है वो रिसने लगता है, तब ये आवाज जो होता है ना, लव ढब की आवाज होती है, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा फुसफुसाहट भी नजर आती है, और उसको हार्ट ममरिंग जो है वो कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि स्टेथोस्कोप है उसके जो है वो आविष्कारक जो है वो कौन है, फाउंडर जो है वो कौन है? तो उसके फाउंडर रेन लेलेक है। रेन रेलेक रेल लेनेक, स्टेथोस्कोप के फाउंडर। यह ध्वनि जो होती है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपको आंसर देना होगा कि स्टेथोस्कोप जो है वो ध्वनि के मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। तो ये काम करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब प्रवर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का जो है वो बहु प्रवर्तन है, उस पर ये काम करता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो अभी मैंने बताया कि मानव हृदय जो होता है वहां पे 4 कक्ष होते हैं। एक दूसरे से ब्लड ना मिले इसके लिए कक्ष जो है वो बनाए जाते हैं। एक जो है वो एट्रिया या फिर ऑरिकल्स बोल सकते हो, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। अभी समझाया है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बारे में। ऊपर वाला जो है वो ऑरिकल है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, नीचे वाला जो है वो राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ऊपर वाला आलिंद होता है, नीचे वाला निलय होता है। दोनों जो है वो ब्लड एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। ह्यूमन ब्लड डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। ह्यूमन ब्लड जो है वो वार्म ब्लडेड होता है। जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें वार्म ब्लडेड होता है, और उसमें स्तनधारियों और पक्षियों में 4 चैम्बर वाले ही हार्ट होते हैं। वहीं 2 चैम्बर वाले जो हार्ट है वो कहाँ देखने को आपको मिलेंगे? तो वो आपको देखने को मिलेंगे फिश में। मछली जो एपीज आती है, जो मछली वाला प्रजाति है, वो पूरा यही मिलेगा। 6 आपको देखने को मिलेगा। 6 और 8 दोनों जो है वो आपको जो है वो कीड़े होते हैं ना, जो कशेरुक जीव होते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। तो ये ठीक है। और बाकी सबसे ज्यादा जो है वो किस में होता है चैम्बर? तो 13 होता है कॉकरोच में। ठीक है, कॉकरोच तिलचट्टा है उसमें 13 होता है। केंचुआ जो है उसमें 8 होता है। केंचुआ जो है उसमें 8 होता है। 13 जो होता है वो तिलचट्टा में, कॉकरोच जिसको बोलते हो, कॉकरोच में ये होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, सवाल पूछा जाता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें 3 कक्ष हमेशा देखने को आपको मिलेंगे। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में 3 कक्ष देखने को मिलेंगे। बाकी मगरमच्छ जो होता है वो एक एक्सेप्शन है, वहां पे 4 कक्ष आपको देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी कक्ष किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि खून को एक साथ मिलना है या फिर नहीं मिलना है, इस आधार पर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि संधियों के बीच उपस्थित द्रव, साइनोवियल फ्लूइड के बारे में पूछा जा रहा है, जो संधियों की गति को आसान बनाता है। तो देखो साइनोवियल फ्लूइड के बारे में पूछा जा रहा है। देखो साइनोवियल जॉइंट, ऐसे समझो, ये जो है वो बोन है। इमेज उतना अच्छा मुझे नहीं आता बनाना, लेकिन चलो ये बोन है, ये हड्डी है, और ऊपर से यहां से भी एक जो है वो हड्डी नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, ये बोन जो है वो नीचे की ओर आएगा।
अब ये दो बोन जो है वो जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जुड़ने के लिए साइनोवियल जॉइंट जो होता है ना, यहाँ पे एक फ्लूइड रहता है, जिसको आप ग्रीस की तरह, ल्यूब्रिकेंट की तरह मान सकते हो इस साइनोवियल जॉइंट में। ये मान लो कि घुटने का जॉइंट है, घुटने का जॉइंट है, ये नी जॉइंट है। तो यहाँ पे जो है वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो भरा हुआ रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में दो हड्डियां जो जोड़ती हैं, उन्हें साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, जिसमें वो हड्डियां आपस में जुड़ती है और स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए तैयार है। जैसे कि घुटना हो गया, कुहनी हो गया, कंधा हो गया, ये साइनोवियल जॉइंट्स जो है वो कहलाते हैं। इन जोड़ों के बीच में एक जो है वो गाढ़ा गाढ़ा चिकना और अंडे की सफेदी जैसा एक तरल पदार्थ होता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कहा जाता है। श्लेषक द्रव्य जो है वो कहा जाता है। ये श्लेषक द्रव्य जो है वो एकदम इंजन ऑयल या फिर ग्रीस की तरह काम करता है, जो कि हड्डियों का फ्रिक्शन जो है उसको कंट्रोल करता है। फ्रिक्शन जो है उसको रोकता है। उसी के साथ साथ जो शॉक आपको लगेगा, आप कूदते हो कहीं से तो झटका लगता है ना, तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करता है और जोड़ों की जो गति है ना उसको बहुत आसान करता है, क्या, ताकि दर्द आपको ना हो, दर्द आपको ना हो। लेकिन यही समस्या जो है वो पैदा ले लेती है अर्थराइटिस में, जिसको गठिया कहते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है, तो बीमारी के कारण जो है वो जोड़ों के बीच का यह साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम होने लगता है, जिसके कारण जो कार्टिलेज होते हैं, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल रहता है, यहाँ पे आपको कार्टिलेज भी लगे होते हैं, यहाँ पे आपको कार्टिलेज भी लगे होते हैं जो कि घिसने से रोकता है। अब यही साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, लेकिन कार्टिलेज जो है वो, जब साइनोवियल फ्लूइड खत्म होता है तो यही कार्टिलेज जो है वो आपस में घिरने लगते हैं। कार्टिलेज घिस जाता है, जिससे हड्डियां खुद से टकराने लगती है, और हड्डियां जब टकराएंगी तो समझो कितना ज्यादा दर्द होगा। बहुत ज्यादा दर्द जो है वो होता है गठिया में। दूसरा आता है गाउट। पहला तो आपने देख लिया गठिया, अर्थराइटिस जिसको कहा, गठिया। दूसरा जो आता है वो गाउट आता है, गाउट बोलते हैं। गाउट जो होता है उसमें क्या होता है कि जब जोड़ों के बीच यूरिक एसिड का क्रिस्टल जम जाता है, तो यहाँ पे जब क्या होगा, यहाँ पे यूरिक एसिड बन जाएगा। यूरिक एसिड खास करके जो शराब पीते हैं ना उनमें ज्यादा ये होता है। ठीक है, तो ये गाउट होता है, जो कि एक प्रकार का गठिया ही है। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि बोन और बोन को जोड़ने वाला, दो चीजें जोड़नी है, बोन और बोन को हमें जोड़ना है। दूसरा हमको जोड़ना है बोन और मसल को, बोन और मसल को जोड़ना है। तो बोन और बोन को जब जोड़ते हैं तो वो जो है वो लिगामेंट से जुड़ता है। बोन और बोन जो जुड़ता है वहां पे होता है लिगामेंट, लिगामेंट। बोन और मसल जो जुड़ता है वहां पे होता है टेंडन, वहां पे होता है टेंडन। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो टेंडन जो होता है वो मजबूत फाइब्रस टिश्यू है, जो कि बोन और मसल को जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। कार्टिलेज जो होता है वो हड्डियों के जो है वो लास्ट जो सिरा होता है वहां पे रहता है, वो उसको मुलायम बनाता है और हड्डियों को घिरने से जो है वो बचाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो ब्रसा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, यह जोड़ों के पास एक स्थित छोटा सा एक सैक होता है, एक थैला होता है। कलर मैं दूसरा ले लेता हूं। ब्रशा जो है वो एक सैक होता है, सैक मतलब थैला। तो एक सैक होता है, कहाँ पे होता है, तो जोड़ों के पास, जॉइंट के पास। सीधा मैं जॉइंट ही लिख देता हूं। जॉइंट के पास जो है वो ये सैक होता है। ठीक है, जॉइंट के पास ये सैक होता है। इस थैली के अंदर जो द्रव्य भरा होता है, उसी द्रव्य को हम साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कहते हैं। इसी थैली में ये फ्लूइड जो है वो भरा हुआ रहता है। तो ये सवाल जो है वो बार बार पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है। अब सवाल आता है 361वां। सवाल पूछा रहा है कि श्वसन तंत्र जो है वो श्वसन नली, फेफड़ा और किससे मिलकर बना हुआ होता है। तो श्वसन तंत्र में सबसे पहले तो आपको जो है वो ट्रैकिया आएगा। दूसरा जो है वो लंग्स आएगा, दूसरा जो है वो लंग्स आएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको डायाफ्राम बहुत जरूरी है। डायाफ्राम जो होता है वो आपके इस तरीके से, मान लो कि आपका ये पेट है,
ये जो है वो पेट है। तो इस पेट का जो निचला हिस्सा होता है, यहाँ पे एक जो है वो डूम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम होता है जो कि ऊपर नीचे होते रहता है। ये डायाफ्राम यदि खत्म होता है तो व्यक्ति का जो है वो मर जाएगा, क्योंकि इसी के कारण जो है वो इसी मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है वो जो रिप्स होती है ना, इसी के कारण फैलती है, सिकुड़ती है, ताकि ऑक्सीजन जो है वो भर सके, हवाएं जो है वो भर सके, बेसिक सी बात, हवाएं जो है वो भर सके। तो आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब भी पूछेगा तो सबसे पहले तो नाक से आप सांस लेते हो तो नोज आ जाएगा, नाक आ जाएगा। नाक के बाद आपकी ग्रसनी आती है, ग्रसनी आती है जिसको फेरिंग्स आप कहोगे, जिसको आप फेरिंग्स कहते हो। उसके बाद जो है वो लैरिंग्स आती है, जिसको स्वर यंत्र जो है वो कहा जाता है, लैरिंग्स आती है। देन जाके ट्रैकिया आती है, ट्रैकिया आती है। फिर जो है वो श्वसनी आती है, जिसको ब्रोंकेली कहा जाता है, ब्रोंकिल कहा जाता है। देन आता है लंग्स, लंग्स देन आता है डायाफ्राम, डायाफ्राम। ये पूरा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका ये जो कंसेप्ट है आपको याद रखना है। ये हो गया, पीछे आ जाते हैं। ये जो हो गया वो नाक है। ये जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स को बोला जाता है ग्रसनी। लैरिंग्स जो बोला जाता है, इसको जो है वो स्वर यंत्र बोला जाता है। याद होना चाहिए इंग्लिश भी। ट्रैकिया जो होता है उसको श्वास नली बोलते हैं, श्वास नली बोला जाता है। ब्रोंकेई जो होता है उसको श्वसनी बोला जाता है, जब आगे छोटे छोटे पार्टों में बढ़ता है। हमने काफी डिटेल से अपनी क्लास में बताया है। उसके बाद जो है वो लंग्स आता है, लंग्स को फेफड़ा कहते हैं। देन जो है वो डायाफ्राम आता है, डायाफ्राम को डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, तो डायाफ्राम को डायाफ्राम कहा जाता है। डायाफ्राम एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, मांसपेशियों का बना होता है, जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। जो पेट है इसके नीचे आएगा, और चेस्ट है जो इसके ऊपर आएगा। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो नीचे जो है वो पेट आ जाएगा, एब्डोमेन आ जाएगा, और ये जो है वो आपका छाती वाला एरिया हो गया, थोरेसिक कैविटी हो गया। इन दोनों को अलग करता है, और ये श्वसन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मांसपेशी होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायाफ्राम सिकुड़कर फ्लैट हो जाता है। तो सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, ये हो गया। अंदर लेना मतलब इनहेल करना, इनहेल करना, और छोड़ना मतलब एक्सहेल करना। तो इनहेल करने में कैसा स्ट्रक्चर होता है डायाफ्राम का, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो जब भी इनहेल करते हैं, हम सांस अंदर खींचते हैं, तो डायाफ्राम का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट हो जाता है, ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट हो जाता है। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, फ्लैट हो जाता है ताकि स्पेस जो है वो ज्यादा बढ़ सके, जिससे फेफड़ा को फैलने की जगह मिल जाती है। और सांस जब छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते के समय ये ऑलमोस्ट जो है वो गुंबद की आकार की ऐसे ले लेती है, डायाफ्राम डूम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ले लेती है। तो ये जो है वो डूम के जैसा हो जाता है, गुंबद के जैसा आकार जो है वो ले लेती है। दोनों सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डायाफ्राम के बारे में ये याद रखना है ना कि डायाफ्राम केवल और केवल मैमल्स में होता है। केवल और केवल डायाफ्राम जो होता है वो स्तनधारियों में ही होता है। जो आप हिचकी लेते हो तो वो डायाफ्राम की मांसपेशियों में अचानक से ऐंठन आती है ना, स्पैम्स स्पैम्स आता है, इस कारण से यह हिचकी होती है। फेफड़े की संरचना और कार्यात्मक जो इकाई होती है वो जो कहलाती है वो एल्वोलाई कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने अपनी क्लास में बताया है। एल्वियोली, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुपिका, कुपिका एल्वेक्योली। ठीक है, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी है वो कौन सी है? धमनी मतलब धोया हुआ रक्त इसमें जाएगा, धोया हुआ मतलब प्योर जाएगा। तो सबसे बड़ी धमनी किसको होना चाहिए? तो सबसे बड़ी धमनी जो होना चाहिए वो उसी को होना चाहिए जो बॉडी में फ्लूइड को पूरा लेके जाएगा, बॉडी में पूरा लेके जाएगा, उसी को सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट ऑरिकल है, राइट लेफ्ट ऑरिकल है। यहाँ पे जो है वो अरोटा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल कर पूरे बॉडी में जो जाती है, तो इसी को महाधवनी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो महाधवनी इसको कहते हैं, अरोटा जो पूरे बॉडी में आपका ब्लड जो है वो
पूरे बॉडी को देता है, पूरे बॉडी को देता है। इधर से जो निकलता है वो पल्मोनरी आर्टरी होता है। ये जो निकल रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि लंग्स के पास पहुंचेगा ताकि प्योर हो सके ब्लड फिर से। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना होगा। तो ये सबसे बड़ा हो गया। लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है वहां से निकलती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, पूरे जो है वो पूरे हृदय में पहुंचा देती है। एक कोरोनरी आर्टरी ध्यान रखना है, ये हार्ट के अंदर होता है। हार्ट की मांसपेशियों को भी बहुत ज्यादा खून चाहिए ना, तो हार्ट के मसल को स्वयं बहुत ज्यादा खून रही है, उसीलिए कोरोनरी आर्टरी वहां पे होता है। और इसमें यदि ब्लॉकेज आ गया ना तो हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बाद पल्मोनरी वेन होता है, जो शुद्ध रक्त को लंग से लेकर राइट लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचाएगा। यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है वो कहलाता है। तो ध्यान आपको रखना होगा। और सबसे बड़ी जो सिरा होती है वो इंफीरियर वेना कावा होती है, जो कि जो इंफीरियर जो वेना कावा होती है वो आपका जो पूरा ब्लड होता है, ऊपर वाला जो नीचे वाला जो पूरा ब्लड आपका होता है, नीचे शरीर का, शरीर के नीचे का ब्लड पूरा लेके ऊपर पहुंचती है, तो ये इंफीरियर वेना कावा सबसे बड़ी सिरा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सिरा और वेन के बारे में हमने काफी डिटेल से पहले भी चर्चा कर ली है। मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी जो है वो कौन सा है, तो वो जांग की हड्डी होगी। तो फीमर है, कहीं देखो फीमर है। फीमर जो है वो कहाँ होता है, तो हमारा जांग जो है वहां पे होता है। टिबिया और फिबुला, दो हड्डी जो होती है वो हमारे ठेहुना के नीचे जो है वो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पैर का ही हिस्सा है, तो ठेहुना के नीचे होता है। रेडियस अल्ना जो होती है वो हमारे हाथ की हड्डी होती है। ठीक है, रेडियस अल्ना जो होती है वो हमारे हार्ट की हड्डी होती है। बाकी हड्डियों के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ह्यूमरस भी होता है, जो कंधे के पास होता है, ह्यूमरस जॉइंट जो है वो बनता है। तो ह्यूमरस जो होता है वो अपर आर्म, ऊपरी बाहों का होता है, अपर आर्म का हिस्सा होता है। ये ध्यान आपको रखना है। तो 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें फीमर जो है वो थाई बोन कहलाता है, सबसे लंबा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, सबसे भारी हो गया। कूल्हा जो होता है वो हिप जॉइंट से शुरू होकर नी तक जाता है। पूरे शरीर का वजन जो है वो सहन करती है। चलते दौड़ते समय, कूदते समय ये महत्वपूर्ण भूमिका जांघ आपको दिखाती है। सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो मिस करके आपको याद रखना है, MIS, ईयर ऑसिकल्स। मिलियस इनकस स्टेपिज, तो स्टेपिज जो होती है वो सबसे छोटी होती है। स्टेपिज, मिलियस इनकस स्टेपिज। यहीं पे स्टेपिडस मसल जो होती है वो सबसे छोटी मसल्स होगी। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं सबसे बड़ी मसल की बात करें तो वो जो होता है वो हमारे बटक का मसल होता है, जिसको ग्लूटस मैक्सिमस कहा जाता है। सबसे मजबूत हड्डी आपसे पूछा जाए, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपसे पूछा जाए तो वो मैंडिबल होता है, जो निचले जबड़े की हड्डी होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होता है वो मैंडिबल होता है, मंडिबल। वहीं जो ऊपर, ये तो निचले जबड़े की हड्डी हो गई, ऊपर जो जबड़े की हड्डी होती है उसको मैग्जिला कहा जाता है, वो मैग्जिला कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद नी कैप जो होती है उसको पटेला बोला जाता है, ये ध्यान में आपको रखना है। फीमर जो हड्डी है उसके अंदर जो है वो खोखला स्ट्रक्चर होता है। फीमर जो हड्डी होती है उसके अंदर जो है वो खोखला स्ट्रक्चर होता है, और उस खोखले स्ट्रक्चर में बोन मैरो होता है, उसमें बोन मैरो होता है। और इसी बोन मैरो में जो है वो ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो येलो बोन मैरो, जो मैरो मेडुला कैविटी होती है वहां पे येलो बोन मैरो जो है वो होती है, और वहीं से ब्लड जो है वो बनता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। टिबिया, फिबुला, ये सब जो फीमर हो गया, ये सब जो है वो पैर की हड्डी हो गई। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सब जो है वो हाथ की हड्डी हो गई। ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है। ठीक है, अब अंडाशय जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, बस बेसिक समझना है। इतना कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा फिगर आपको समझना है। ठीक है, तो ये हो गया फिगर फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स का। तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि अंडाशय,
ये हो गया हमारा अंडाशय, ठीक है, हमारा ये ओवरी हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि इस ओवरी से यहां तक, ये जो हमारा है वो यूट्रस है, ये यूट्रस है, गर्भाशय है। तो यहां तक जो है वो ले जाता कौन है, ये सवाल पूछ रहा है। तो ये वाला जो फेलोपियन ट्यूब होता है, यही इसको लेके जाता है, फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ओवरी जो होता है, दो होते हैं हमारे जो ह्यूमन, जो फीमेल होती हैं उनमें। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जब ओवुलेशन हो जाता है, एक जो है वो परिपक्व हो जाता है, ओवम बोल दो या फिर एग बोल दो, तो वो एग जो है वो यहां से निकलेगा, एक जो है वो यहां से निकलेगा, और निकल के एक एक जो है वो यहां पहुंचेगा। एक एक जो है वो हर महीने एक एक जो है वो इस अंडाशय से निकलता है और पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। अब इस फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे स्पर्म आके मिलेगा, और यही स्पर्म मिल गया, और उसके बाद यही फैलोपियन ट्यूब जो है वो इसको यूट्रस में पहुंचा देगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो जाइगोट बन जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको प्लेसेंटा के बारे में याद रखना है, अभी ऑप्शन ए में दिया हुआ है। प्लेसेंटा जो है वो गर्भाशय के दौरान जो बच्चा और माँ जो है वो एक साथ जुड़ता है, माँ के रक्त से जो फीटस है उसको जो ऑक्सीजन मिलता है, पोषण जो मिलता है, न्यूट्रिशन जो मिलता है, वो प्लेसेंटा से ही मिलता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, सवाल पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है वो रक्त को पंप करता है। तो हार्ट रक्त को पंप करता है। किडनी जो है वो क्या करता है, तो वो प्योर करता है, प्योरिफिकेशन जो है वो करता है। बाकी तो किसी को ब्लड से मतलब है नहीं। ठीक है। तो हार्ट जो एक है मस्कुलर ऑर्गन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट भी इसे आप कह सकते हो। तो हार्ट को वो पंप करता है, ध्यान आपको रखना होगा, सवाल पूछ लिया जाता है। 72 बार 1 मिनट में, 1 मिनट में 72 बार जो है वो धड़कन बहती है। ठीक है। 1 मिनट में 72 बार जो है वो धड़कन बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और लगभग हमारा कार्डियक आउटपुट जो होता है, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो हमारा 5 लीटर के आसपास जो है वो होता है। 72 बार धड़कता है, और लगभग 70, एक बार जब धड़कता है ना ब्लड, तो 70 ml जो है वो ब्लड को पंप करता है। तो यहां से जब आप करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, तो 7 दूना 14 के 4, हाथ मेरा एक, 7 7 49, 49 और एक 50। तो लगभग 5 लीटर जो है वो ब्लड पंप करता है कार्डियक आउटपुट में, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, सवाल पूछ लिया जाता है। कौन सा जो है वो नर प्रजनन तंत्र का भाग है। तो यूट्रस और वजाइना, ये तो फीमेल का है। वास्क डिफरेंस और स्कॉटम, ये जो है वो मेल का है। ठीक है। उसके बाद वास्क डिफरेंस और फेलोपियन ट्यूब, तो ये तो मेल का है, लेकिन ये फीमेल का हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ओवी डक्ट और पेनिस, तो पेनिस तो मेल का है, लेकिन ओवी डक्ट फीमेल का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। स्कॉटम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉटम, सवाल पूछा जाता है। ये जो है वो स्कॉटम शरीर के बाहर त्वचा की एक थैली होती है, शरीर के बाहर जो है वो त्वचा की एक थैली होती है, जहां पे दो जो है वो टेस्टिस रहते हैं। ठीक है। ये शरीर के बाहर क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन यहीं पे होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन यहीं पे होता है, और वो बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। इसी कारण से जो जो टेस्टिस है वो शरीर के बाहर रहता है, ताकि शुक्राणु जो है, स्पर्म जो है उसका फॉर्मेशन हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो हो सके। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। और पुरुष जो सेक्स हार्मोन होता है उसको टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि ध्यान पूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन जो है वो मस्तिष्क की तृप्ति का संकेत देती है कि आप फुल हो गए हो। कौन सा हार्मोन जो है वो सिग्नल देती है कि आप जो है वो खा चुके हो अच्छे से। तो मानव शरीर में जो हंगर होता है, जो सेटिस्फैक्शन होता है, पेट भरे होने का जो एहसास होता है, वो मुख्य रूप से नियंत्रण किया जाता है दो हार्मोन्स के द्वारा।
तो जब भी हम भोजन करते हैं और हमारा शरीर पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है, तो हमारा शरीर जो होता है, हमारी जो वसा कोशिकाएं होती हैं, फैट सेल या फिर एडिपोज टिश्यू जो होता है, एडिपोज जो टिश्यू होता है, वो लेप्टिन नामक हार्मोन जो है वो छोड़ती है। हम जो है वो फूड लिए, ठीक है, फूड लिए हम, फूड लिए तो हमारा पेट जो है वो भर गया, पेट जो है वो भर गया। तो ये पेट भर गया, इसका संकेत आपको कहां से मिला? ये संकेत आपको कहां से मिला? तो हमारी जो बॉडी होती है, उस बॉडी में होते हैं फैट सेल्स, फैट सेल्स। इस फैट सेल्स को आप कह लो एडिपोज टिश्यू, जो कि स्किन के नीचे होता है और लीवर में भी होता है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एडिपोज टिश्यू। ये क्या करता है, जैसे ही बढ़ता है तो ये एक जो है वो हार्मोन छोड़ती है, जिस हार्मोन का नाम है लेप्टिन, लेप्टिन हार्मोन जो है वो छोड़ती है। और ये लेप्टिन हार्मोन जो है वो हमें एहसास दिलाती है, ये लेप्टिन हार्मोन जो है वो हमारे रक्त के माध्यम से, हमारा लेप्टिन हार्मोन जो है वो ब्लड के माध्यम से फ्लो होते होते कहाँ पहुंचता है, हमारे ब्रेन के पास पहुंचता है। ब्रेन में हमारा एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब यही हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे तृप्ति का कारण बनता है। तो हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है और संकेत देता है कि पेट जो है वो भर गया है, अब खाना बंद करो। इसीलिए लैक्टिन जो होता है उसको सैटिएटी हार्मोन भी कहते हैं। तो लेप्टिन जो होता है उसको तृप्ति हार्मोन या फिर सैटिएटी हार्मोन बोल लो। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाएगा। आपको हाइपोथैलेमस नहीं पूछा था डायरेक्ट, आपसे अंदर से सवाल पूछा गया था, लेप्टिन से पूछा गया था। ठीक है, याद रहेगा ये, कोई दिक्कत? तो हाइपोथैलेमस ही हमारा है, भूख प्यास शरीर का तापमान इन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेलिन। ये ग्रेलिन जो है वो क्या है, ग्रेलिन जो है वो क्या करता है? तो ये लेप्टिन का बिल्कुल उल्टा है। तो एंटागोनिस्टिक है, लेप्टिन का उल्टा, लेप्टिन का उल्टा है, एंटागोनिस्टिक है, ये ध्यान रखना है, एंटागोनिस्टिक है। तो जब हमारा पेट खाली होता है तो भूख लगवाता है, भूख का एहसास, भूख का एहसास जो है वो ग्रेलिन जो है वो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, तो पेट जो है वो, स्टोमक जो है वो ग्रेलिन हार्मोन जो है वो निकालता है। ये ग्रेलिन हार्मोन जो है वो कौन निकालता है? तो ये पेट जो है वो निकालता है, स्टोमक जो है वो निकालता है। अब ये हार्मोन निकला, मस्तिष्क को संकेत दिया कि मुझे भूख लगी है, इस कारण से इसे जो है वो हंगर हार्मोन भी कहते हैं। ग्रेलिन जो होता है उसको हंगर हार्मोन भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हाइपोथैलेमस में लेप्टिन और ग्रेलिन दोनों इसी हिस्से पर जाके काम करते हैं। इसको बोलते हैं कि हमें भूख लगा है, हमें पेट भर चुका है मेरा, ये दोनों यहीं पे होता है। ठीक है, ध्यान आपको रखना होगा ग्रेलिन के बारे में। बाकी इंसुलिन आपको पता है, एड्रेनलिन आपको पता है। ओबिसिटी एक बीमारी होती है, ठीक है, ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब क्या हुआ? ओबेसिटी मतलब हुआ ऐसा मोटापा जो बीमारी पैदा करे। तो ओबिसिटी से जो भी ग्रस्त लोग होते हैं उसमें लेप्टिन रेसिस्टेंस उनको कहा जाता है, क्योंकि उन्हें लेप्टिन हार्मोन जो है वो काम ही नहीं कर पाता है। लेप्टिन रेसिस्टेंस, लेप्टिन रेसिस्टेंस मतलब लेप्टिन निकला ही नहीं। तो मस्तिष्क जो है वो लेप्टिन के संकेत को समझ ही नहीं पाता है, तो लगातार वो खाते रहता है, जिस कारण से पेट जो है वो, मोटापा जो है वो बढ़ जाता है। तो दो हार्मोन है, एक है लेप्टिन जो कि वसा सेल है वहां से निकलती है, जो कि
जो है वो पेट भरने का एहसास दिलाती है। इसको स्टेटी हार्मोन जो है वो कहा जाता है। दूसरा हार्मोन जो है वो हंगर हार्मोन होता है, जो भूख लगने का एहसास दिलाती है, वो जो है वो ग्रेलिन होता है, जो कि खाली पेट से निकलता है। और सबको पहुंचाता कौन है? तो वो हाइपोथैलेमस के पास पहुंचाता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या जो है वो कितनी होती है? तो हड्डियों की कुल संख्या के बारे में पूछा जाए तो मानव खोपड़ी में आपको 29 लगाना है। आपको 22 भी लगाना होता है। ठीक है, तो दोनों में से क्लियर कर लेते हैं कि कौन जो है वो आंसर हमारा होगा। तो खोपड़ी पूछ रहा है, तो खोपड़ी से हम ईयर ऑसिकल्स को हटा देंगे। ईयर ऑसिकल्स को हटा देंगे। उसके साथ ही साथ तो ईयर ऑसिकल 3 बोन होते हैं और 2 कान है, तो दोनों मिलाकर 6 बोन हो जाएंगे। और उसके साथ ही साथ एक हम हायोड बोन को हटा देंगे। हायोड बोन को हटा देंगे, तो हायोड बोन जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो टोटल 7 बोन इसमें से हट जाएगा। तो 7 बोन हटाने के बाद हमारा आंसर जो है वो 22 बन जाएगा। तो खोपड़ी में बोनों की संख्या जो होती है वो 22 होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो होता है, हमारे मानव शरीर का एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है, उसमें खोपड़ी सबसे ऊपरी भाग है। और मानव शरीर में एटोनॉमी के अनुसार मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां जो होती हैं, ठीक है, जिसमें 22 हड्डियां जो होती हैं इनको 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है वो क्रेनियल बोन कहलाता है, कपालीय हड्डी। क्रेनियल बोन जो है वो कहलाता है, जिनकी संख्या जो है वो 8 होती है। और दूसरा जो है वो फेशियल बोन कहलाता है। फेशियल बोन चेहरे की हड्डी जो है, जिनकी संख्या जो है वो 14 होती है। ठीक है, जिसमें नाक, गाल, जबड़ा ये सब हड्डी होती है। तो 14 और 8 जब जोड़ोगे तो टोटल आपका 22 जो है वो आ जाता है। 29 कब कहा जाएगा? तो खोपड़ी के साथ साथ यदि कान की हड्डियां भी गिन लो और हायोड बोन भी गिन लो तो टोटल जो है वो 29 हो जाती है। विशेष रूप से इसको स्कल प्रोपर जो है वो कहकर पूछेगा, तब आपको आंसर देना है। बाकी आपको आंसर उत्तर बीसी मान के चलना है। बाकी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो होता है उसमें 80 हड्डियां होती हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसमें 80 हड्डियां जो है वो होती हैं। कुल हड्डियों की संख्या एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 होती है, जिसमें खोपड़ी होता है, रीढ़ की हड्डी होती है और पसलियां होती है। वहीं 160 हड्डी जो होते हैं वो अपेंडिकुलर सिस्टम में होता है। प्रासंगिक जैविक संख्या जो इसकी 160 होती है। और बाकी दोनों जब मिला देंगे तो 206 हड्डियां जो है वो हो जाती है। ठीक है, 206 हड्डियां जो है वो हो जाती हैं। क्रेनियल बोन की 8 जो हड्डियां होती है वो एक साथ जुड़ती कैसे हैं? तो सूचर से जुड़ती हैं। सूचर बोन, सूचर ज्वाइंट होता है जो कि ई मूवेबल ज्वाइंट होता है, उससे ये जुड़ती है। ध्यान आपको रखना पड़ेगा, सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गर्भाशय जो है, गर्भाशय आंख की परितारिका और श्वसन नली में किस प्रकार की पेशियां जो है वो होती हैं? आपको पूछ रहा है यूट्रस, आइरिस ऑफ आई और जो ब्रोंकी होती है वहां पे कौन सा मसल्स आपको देखने को मिलता है? तो ये जो चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे स्मूथ मसल होना चाहिए। स्मूथ जाके चिकनापन महसूस जो है वो करवा सके। तो हमारा जो मानव शरीर होता है उस मानव शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार के मसल्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो है वो स्केलेटल मसल होता है, स्केलेटन होता है। दूसरा जो है वो स्मूथ मसल आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल्स जो है वो होती हैं। तो हमारी जो चिकनी पेशियां होती है, स्मूथ मसल्स होते हैं, वो मांसपेशियां होती हैं जो हमारा इनवॉलेंट्री ऑर्गन में पाई जाती हैं। अनैच्छिक जो होती है, इनवॉलेंट्री, मतलब उनका कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो। हृदय को धड़कना है तो वो धड़केगा ही, आंख की पलके जो है वो गिरनी है तो वो गिरेगा ही। तो वो इनवॉलेंट्री, यानी इन अंगों पर हमारा कोई भी कंट्रोल जो है वो नहीं होता है। इन मांसपेशियों में जो है वो धारियां भी नहीं होती है, इसीलिए इन्हें चिकना कहा जाता है। अनस्ट्रेटेड पेशियां भी इन्हें कहा जाता है। अनस्ट्रेटेड, ये सवाल जो है वो पूछा गया है। हमने ऑलरेडी मसल सिस्टम जब पढ़ाया था तो वहां पे बताया भी था। तो यूट्रस का सिकुड़ना, आंख की पुतलियां जो होती हैं उसका बड़ा छोटा होना, ब्रोंकाई या फिर आहार नाल का सिकुड़ना, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसीलिए ये सारे जो है वो चिकनी पेशियों के अंतर्गत जो है वो आता है। बाकी धारीदार जो मसल्स होती हैं, स्ट्रेटेड जो मसल्स होती हैं, उन वैसे मसल जिनमें धारियां होती हैं, वैसे मसल जिनमें ऐसे ऐसे जो है वो झारियां होती हैं, ऐसे ऐसे धारियां होती हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन अपने हिसाब से होता है, हमारे अपने हिसाब से होता है, ये वॉलेंट्री होता है। स्केलेटल मसल भी इन्हें स्ट्रेटेड को कह सकते हैं। ये हमारी
हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं और हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर ये सब हिलाना हो, ये सब यहाँ पे धारियां होती हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं दो प्रकार की, जिसके मायोसिन आपने प्रोटीन का नाम सुना होगा। तो ये सब वहां पे होती हैं। मांसपेशियों का जो अध्ययन होता है उसको मायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसको मायोलॉजी कहते हैं। स्टेटेड जो मसल्स होती हैं वो बहुत तेजी काम करती है, लेकिन बहुत ज्यादा थक जाती है और वहां पे लैक्टिक एसिड भी जम जाता है। चिकनी पेशियां जो होती है वो बहुत धीरे धीरे काम करती है, लेकिन लंबे समय तक काम करती है, वो थकती भी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सवाल ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, कार्डियक मसल में केवल और केवल हार्ट आएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इस सेट का लास्ट सवाल ये है, हार्ट फ्रिक्शन, संघनन और लंग्स के बारे में कुछ सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हार्ट का इसका मुख्य काम जो है वो क्या होता है, पंप करना होता है। तो पहला का तो 3 हो गया, तो एक जो है उसका 3 हमारा आंसर हो गया। 2 है फ्रिक्शन, तो घर्षण जो होता है वो नेसेसरी इविल इसको कहा जाता है, बुराई है जो हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है, लेकिन कई सारा फायदा भी है। तो बुराई इसलिए कहा जाता है क्योंकि मशीनों को ये घिसा देता है, ऊर्जा को बर्बाद करता है, और आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि इसके बिना हम चल ही नहीं पाते बिना फ्रिक्शन के। इस कारण से गाड़ी रुक ही नहीं पाती एक बार चल जाती तो ये नेसेसरी इविल है, मतलब ऐसा ऐसा बीमारी जो हमें चाहिए, तो नेसेसरी इविल जो है वो इसको कहते हैं। तो ये जो है वो 2 हो गया। तीसरा जो है वो क्या है, वो संघनन है। संघनन है, कंडेंसेशन है। तो तरल में गैस का ठंडा होना, इस कारण से वर्षा होती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस जो है वो ठंडी होकर वापस लिक्विड बदल जाती है, जैसे भाप का पानी बनना, तो ये जो है वो कूलिंग ऑफ गैस इन लिक्विड हो गया। तो ये जो है वो चौथा हो गया। उसके बाद 4 नंबर जो है वो लंग्स है। तो लंग्स का क्या काम होता है, तो श्वसन के दौरान फेफड़े में हवा भरने से जो एक्सपेंड होता है, तो लंग्स जो है वो एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो लंग्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इवेपोरेशन होता है तरल का गैस में बदलना, तरल का गैस में बदलना इवेपोरेशन होता है, और कंडेंसेशन होता है गैस का तरल में कन्वर्ट होना। दोनों उल्टा एक दूसरे के है, याद आपको रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा सेट रहा 13वां नंबर का, जिसको हमने काफी डिटेल से चर्चा किया। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी इसको वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।